सामने वाली कोठी में रंग रोगन हो रहा था। चारों ओर जंगली बेलों से घिरी वह कोठी किसी खंडर से कम नहीं लगती थी। सालों से उसमें ना जाने किस जमाने का जंग लगाकर बड़ा ताला लटका रहा था। वैसे इस कोठी को देखकर लगता था कि किसी जमाने में वह भी किसी नवयौवना की भांति असीम सौंदर्य की स्वामिनी रही होगी। उसकी दीवारें न जाने कितनी आंधी तूफानों और बरसों को झेलकर काली काली सी हो रही थीं। खिड़कियों के पल्ले जर्जर हो चुके थे, मगर ना जाने किन कील कांटों से जड़े थे कि अभी तक अपनी जगह टिके हुए थे। तनीषा की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कौन आ रहा है यहाँ रहने के लिए? क्या किसी ने इसे खरीद लिया है? कौन हो सकता है इस विशाल कोठी को खरीदने वाला? जबकि आजकल तो लोग फ्लैट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह कौन असाधारण व्यक्ति है जो इतनी बड़ी कोठी में रहने के लिए आ रहा है? उसका मन जिज्ञासा की सारी हदें पार करने को मचल रहा था। तभी एक नौजवान उसके घर की आगे ओर आता दिखा। सोचा उसी से कुछ पता किया जाए, किंतु फिर उसने अपनी उत्सुकता को शांत किया। छोड़, होगा कोई सिरफिरा या फिर कोई पुरातत्ववेत्ता जिसे इस भतुई कोठी को खरीदने का कोई लोभ खींच लाया हो। वैसे यह कोई ऐतिहासिक कोठी भी तो नहीं है, लेकिन किसी की पसंद पर कोई अंकुश तो नहीं लगाया जा सकता। एक्सक्यूज मी। आगंतुक इसके घर के गेट के सामने खड़ा था। वह चौंक कर उधर उधर देखने लगी। कौन हो सकता है? क्या यह मुझे ही बुला रहा है? उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं दिखा। हेलो आंटी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आगंतुक ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आंटी उसे अजीब सा लगा। क्या मैं आंटी सी लग रही हूँ? उसका मन सवाल करने लगा। ठीक है, मेरी उम्र 50 की हो रही है, लेकिन लगती तो मैं भी 35 से ज़्यादा की नहीं हूँ। अभी भी शरीर उसी प्रकार का कसा हुआ है। हाँ, इक्का दुक्का बाल जरूर सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन आजकल बालों का सफ़ेद होना तो आम बात है। वह थोड़ी अनमनी सी हो गई। तत्काल ही उसे गेट पर खड़े उस युवक का ध्यान आया। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ी। बड़ा ही सौम्य युवक था। बड़ी शिष्टता से उस युवक ने कहा, जी मेरा नाम अनुज मित्तल है। क्या पानी मिलेगा? दरअसल घर में काम चल रहा है। पानी की लाइन शाम तक ही चालू हो सकेगी, लेकिन ज़रूरत तो अभी भी है। हाँ हाँ, आओ अंदर आओ, पानी ज़रूर मिलेगा। उसने अपने मालिक को आवाज़ देकर कहा कि नल में पाइप लगाकर सामने वाले घर की ओर कर दो, जितना ज़रूरत हो पानी ले लो। फिर उसने अनुज से कहा, आओ बेटा, मैं चाय बनाती हूँ, भूख भी लगी होगी। कुछ खाया तो होगा ही नहीं। चाय नाश्ता करते हुए उसने अनुज पर व उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली। अवनीश मित्तल जी की वह पुरानी खरीदारी कोठी थी। बहुत पहले उनके पिता अभय मित्तल भारत छोड़कर व्यवसाय के सिलसिले में नेवोरी में जाकर बस गए थे। अवनीश मित्तल भी उसी व्यापार में संलग्न थे, इसलिए बच्चों का पालन पोषण भी वहीं हुआ। तब वे अपनी बेटी की शादी भारत में अपने पुरखों की हवेली से ही करना चाहते थे, इसलिए रंग रोगन करके उसका हुलिया दुरुस्त किया जा रहा था। विवाह कब है? तनीषा ने पूछा। जी अगले महीने की 25 तारीख को। अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा, इसलिए अब जल्दी हो रहा है। मुझे ही इसकी देखभाल करने के लिए भेजा गया है। चाय नाश्ता करके वह चला गया। तनु भी तत्काल ही आईने के सामने बैठ जाकर खड़ी हो गई। उसने मुझे आंटी क्यों कहा? सोचने लगी, क्या सच में मैं आंटी लगने लगी हूँ? उसने शीशे में खुद को निहारा। सिर में झिलमिलाते चांदी के तारों से भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। तनीषा अकेली ही रहती थी। आसपास के सभी लोग उसे जानते थे और यह भी जानती थी कि वह अविवाहित है। लोग इस विषय पर चर्चा भी करते, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में ही। कारण भी कोई नहीं जानता था, किंतु तनीषा, वह तो अपने चिरकुंवारी रहने का राज बखूबी जानती थी। लेकिन दोष किसका था? नियति का, घर वालों का या स्वयं का? शायद उसी का दोष था। यदि उसकी शादी हुई होती तो आज अनुज के बराबर उसका भी बेटा होता। उसने एक गहरी सांस ली और बड़बड़ाने लगी। कहाँ हो परख? क्या तुम्हें मेरी याद आती है या बिल्कुल ही भूल गए हो? अतीत उसे भ्रमित करने लगा था। तनु, आज क्लास के बाद मिलते हैं, परख ने उसे रोकते हुए कहा। वह तनीषा को तनु की पुकारता था। ठीक है परख, लेकिन आज मेरा प्रैक्टिकल है, वह भी लास्ट पीरियड में। उसके बाद घर भी जाना है। जानते हो ना, जरा सी भी देर हो जाने पर माँ कितनी नाराज़ होती है। परख को तनु की भावनाओं का बहुत अच्छी तरह भान था, फिर भी वह उसे मुस्कुराते हुए जाने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए। ठीक है, पर मैंने कह दिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, कहते हुए परख चला गया।
तनीषा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। परख की बेसब्री देखकर तनीषा मानव विज्ञान में एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, जबकि परख उसका सीनियर था। वह मानव विज्ञान में ही रिसर्च कर रहा था। अक्सर पढ़ाई में उसकी सहायता भी करता था। हालांकि तनु से एक वर्ष ही सीनियर था, किंतु जब कभी प्रोफेसर नहीं आते थे तब वही प्रैक्टिकल भी कर देता था। उसके समझाने का अपना एक अलग ही अंदाज था और उसके इसी लहजे पर तनु फिदा रहती थी। परख भी तनीषा के प्रति एक अव्यक्त सा आकर्षण महसूस करता था। उसका चंपई गोरा रंग, चमकती काली आंखें, लहराते काले बाल सभी को उसे सम्मोहित करते थे। विभाग में सभी लोग इन दोनों के प्यार से वाकिफ थे। कभी कभी छेड़ते भी थे, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। तनीषा के माता पिता को भी इसकी भनक लग गई और उन्होंने तनु से इसकी पूछताछ शुरू कर दी। तनु, क्या सच है? मुझे बता, ये परख कौन है? क्यों शुभ्रा उसका नाम लेकर तुझे चिढ़ा रही थी? कोई माँ नहीं माँ, मेरा सीनियर है। हाँ, नोट्स बनाने या प्रैक्टिकल में कभी कभी हेल्प कर देता है, बस और कुछ नहीं। तनु ने माँ की उत्सुकता को शांत करने का प्रयास किया। अगर ऐसा है तो ठीक है, अन्यथा मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, माँ ने धमकाते हुए कहा। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या सच में परख मेरी ज़िंदगी में कुछ मायने रखता है? उसने अपने मन से पूछा। कुछ? अरे तुम बहुत मायने रखता है। कभी चेहरा देखा है आईने में अपना? कैसे उसे देखते ही लाल हो जाता है? क्यों तू हर पल उसकी प्रतीक्षा करती रहती है? और परख, वह भी तो तुझे ही पूछता रहता है। ये प्यार नहीं है तो और क्या है? उसका मन उसकी चुगली कर रहा था, लेकिन यह राज ना रहा था। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में थी तभी परख की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। अरे तुम यहाँ, कुछ खास बात करनी है क्या? वह अचंभित सी ही थी। हाँ, कुछ खास बात करनी है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या स्थान रखता हूँ? परख के स्वर में उतावलापन था। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या अब ये भी बताना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है? तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। परख है ही तो तनीषा है। क्या कभी पेड़ से लिपटी लता को भी यह बताना पड़ेगा कि उसके जीवन में उस पेड़ की क्या मायने हैं? तनीषा कहने को तो कह गई, परंतु तुरंत ही उसने अपनी जबान काट ली। अरे यह मैंने क्या कह दिया? भला परख भी क्या सोचता होगा? कितनी बेशरम लड़की है। बोलो, तुम चुप क्यों हो गई? आखिर सच तुम्हारे मुंह से निकल ही गया। मुझे विश्वास तो था, किंतु मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। कहते हुए उसने अपने बलिष्ठ भुजाओं से बांधकर उसके होठों पर अपने प्यार की मोहर जड़ दी। तनीषा शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। बिना कुछ कहे होले से अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग गई। दोनों का प्यार परवान चढ़ते जा रहा था। लोग कहने लगे थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनके प्यार की गंभीरता को उनके माता पिता भी समझने लगे थे। उन्होंने दोनों का विवाह कर देना ही उचित समझा। परख भी अब तैयार था, क्योंकि उसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में लेक्चरशिप की भी मिल गई थी। खुशी से तनीषा के पांव भी अब जमीन पर नहीं पड़ते थे, किंतु परख की दादी ने तनीषा और परख की जन्मपत्री मिलवाने की बात कही, और जब कुंडली मिलवाई गई तो तनीषा घोर मांगलिक निकली। उसके माता पिता को ये सब दकियूने सी बातें लगती थीं, इसलिए सच जानते हुए भी उन्होंने कभी कुंडली आदि के बारे में कुछ नहीं सोचा था। उनके हिसाब से ये सब खोखले अंधविश्वास हैं, पंडितों और पुरोहितों की कमाई का स्रोत हैं। लेकिन परख की दादी ने इस विवाह के लिए मना कर दिया, क्योंकि परख उनका इकलौता पोता था, उनके खानदान का अकेला वारिस। लेकिन परख आजकल का पढ़ा लिखा युवक था। उसके दिल में तनीषा के सिवा किसी और के लिए कोई स्थान नहीं था। वह जिद पर अड़ा गया, और यदि उसका प्यार उसे ना मिला तो वह कभी विवाह नहीं करेगा। जब तनीषा को ये बातें पता चली तो उसने विवाह करने से ही मना कर दिया। उसने परख से कहा, यदि इस विवाह से तुम्हारी जान को खतरा है तो मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना है, न केवल तुम्हें पाना। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना नहीं क्या करूँगी। परख को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अब जब हम दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं तो फिर इन रूढ़िवादी रिवाजों के डर से तुम अपने कदम पीछे क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारी शिक्षा इन्हीं सब अंधविश्वासों को मानने के लिए ही मिली है? बी लॉजिकल। लेकिन तनीषा अपनी बात पर अड़िग रही। उसने परख को कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु परख ने उसकी बाएं हाथ की उंगली में अपने नाम की हीरे अंगूठी जड़ी अंगूठी पहना दी थी। यह अंगूठी मेरी और हमारी सगाई का प्रतीक है। मैं तुम्हारी हाँ का प्रतीक्षा करूँगा, कहकर परख वहाँ से चला गया। तनीषा ने अब परख से मिलना जुलना भी कम कर दिया था।
डरती थी कि कहीं वह कमज़ोर न पड़ जाए और परख की बात मान ले। परख भी अब चुपचाप उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था जब उसकी तनु की विवाह के लिए हाँ कर दे। इसी बीच तनु को एक स्थानीय कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई और उसने खुद को अध्यापन कार्य में व्यस्त कर लिया। इधर परख भी एक फेलोशिप का पाकर कनाडा चला गया था 2 वर्षों के लिए। फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसके कनाडा के प्रवास की अवधि बढ़ती चली गई। दोनों की फ़ोन पर ही और व्हाट्सएप पर ही बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे वह भी कम होता चला गया। और एक दिन उसकी सहेली शुभ्रा ने, जो कि परख के मामा की बेटी थी, परख के ब्याह की खबर दे दी। देकर उसे अचंभित कर दिया। उसने यह भी बताया कि दादी मृत्यु शैया पर पड़ी थीं और परख का विवाह देखना चाहती थीं। उसने दादी की इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी रजामंदी दे दी थी। तनीषा ने अपनी आंखें में भर के आए आंसुओं को जबरन रोका और परख के नाम की अंगूठी को, जिसे पहनने कर वह खुद को उसकी वाग्दत्ता समझने लगी थी, अपने दूसरे हाथ से कसकर भींच लिया। नहीं, मैं उसकी हूँ और वह मेरा, भले ही उसका ब्याह किसी से हो जाए, मेरी उंगली में तो उसी के प्यार की निशानी है। और इस बेकार उसने खुद को अकेले रहने का बाध्य कर लिया। कुछ दिनों बाद उसके विवाह न करने के फैसले को देखते हुए उसके माता पिता ने उसके भाई का विवाह कर दिया। उनकी मृत्यु के उपरांत वह भाई, भाभी तथा उनके बच्चों के साथ रहने लगी, किंतु भाभी को अब उसका यहाँ रहना अखरने लगा था। जब तक वे ताने सुना देती, भाई अकेले की ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी होती है, अपने घर परिवार की ज़रूरतों को तो सभी को होती है। तनीषा भलीभांति समझती थी कि वे ऐसा क्यों कहती हैं। पिछली बार जब वह 2 माह टाइफाइड से पीड़ित रहीं, तब भाभी को उसकी सेवा करनी पड़ी थी, इसलिए वे सब बातें सुना देती थीं। लेकिन शायद वे भूल जाती थी कि उनकी 3-3 चचकी में उसने किसी प्रकार उनकी सेवा की थी। वे सो सकें इसलिए वह रातों रात भरकर जागकर बच्चों को संभालती थी और सवेरे का सारा काम निपटाकर क्लासेज लेने के लिए कॉलेज भी जाती थी। घर खर्च के रूप में वह भाभी के हाथ पर अपना वेतन एक हिस्सा रख देती थी, जबकि भाभी बनावटी आंसू बहाते हुए कहती थी, अरे मेरा हाथ कट कर गिर जाए, अपनी बेटी सरीखी नंद से घर खर्च में मदद लेते हुए। लेकिन क्या करे, महंगाई भी तो बढ़ती ही जा रही है। तनीषा इन सब बातों का मतलब समझती थी और जब भाई ने अपना अलग फ्लैट लिया तो तब उसे समझ में इतनी देर न लगी कि अब ये लोग उसके साथ और नहीं रहना चाहते। बिना यह सोचे कि वह अकेली रह जाएगी, उसका भाई अपने परिवार को लेकर चला जाएगा और वह अब एकदम अकेली ही रह गई थी। डोरबेल की आवाज़ से वह वर्तमान में लौटी और दरवाजे पर जाकर देखा, अनुज ही था। बहन के विवाह का निमंत्रण लेकर आया था। नीरजा परिणय प्रतीक उसके कार्ड को उलट कर देखा। बर के पिता का नाम परख जालान पढ़कर वह हिचक सी गई। तो क्या प्रतीक मेरे परख का ही बेटा है? नहीं, यह कोई और परख ही हो सकता है। उसने अपने को आश्वस्त किया। आंटी, आपको जरूर आना है, कहकर अनुज चला गया। न जाने क्यों आज वह आईने में खुद को गौर से निहार रही थी। क्या सच में उसे वार्धक्य की आहट सुनाई दे रही है? वह सोचने लगी। हाँ, समय ने उस पर अपना भरपूर प्रहार जो किया था। काश कि बीता समय लौट पाता तो वह परख को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लेती। आ जाओ परख, तुम्हारी तनु तो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके मुंह से एक विश्वास निकल गया। आज 25 तारीख है, शाम को नीरजा की बारात आने वाली है। उसने अपनी कोई भी तैयारी नहीं की थी। जाऊं या ना जाऊं, वह उलझन में पड़ी हुई थी। अभी तो उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं खरीदा था। आखिर कुछ ना कुछ देना तो होगा ही। खैर, कैसी दे देगी उसके साथ। बैंड बाजे की आवाज़ से उसकी निंद्रा भी भंग हो गई। लगता है बारात आ गई। अब जल्दी से तैयार होने लगी। बालों को फ्रेंच बुके स्टाइल में कानों के ऊपर से उठाकर प्यारा सा जोड़ा बनाया। हल्के नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी, सफ़ेद मोतियों का सेट पहना। उंगलियों में अंगूठी पहनने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो परख का प्यार पहले से ही अपना अधिकार जमाए हुए था। पूरी कोठी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। बारात दरवाजे पर आ गई थी। तभी उसकी नज़र दूल्हे के पिता पर पड़ी। परख ही था। अपने समधी के किसी मजाक पर हंसकर दूरा हुआ जा रहा था। तनीषा की नज़रें अपने परख को ढूंढ रही थीं, जो कहीं खो सा गया था। उसके सिरे के खिचड़ी हो गए बवाल। कलमों के साथ थोड़ी सफ़ेदी उसकी बढ़ती उम्र का परिचय दे रहे थे। तनिक निकली हुई छोटी सी तोंद उसकी सुख तथा समृद्धि का प्रतीक थी। नहीं, यह मेरा परख नहीं हो सकता। सोचते हुए वह घर के अंदर जाने के लिए मुड़ी।
तभी उसने देखा सामने से नीरजा दुल्हन बनी हुई अपनी सहेली के साथ जयमाला लेकर आ रही थी। उसने तत्काल ही एक निर्णय लिया कि आगे बढ़कर नीरजा का उंगली में परख के नाम की अंगूठी पहना दी। जब तक नीरजा कुछ समझ पाती वह वहाँ से वापस लौट पड़ी। अब उसका कोई वहाँ काम नहीं था। जब भी परख अपनी बहू की उंगली में यह अंगूठी देखेगा तो क्या उसे मेरी याद आएगी? सोचते हुए वह नींद के आगोश में चली गई, क्योंकि अब उसे परख के लौटने की कोई उम्मीद तो नहीं थी। उसे एक पुराना गीत याद आ रहा था, और तेरे बिना ज़िंदगी में कोई सिकवा तो नहीं, और अब उसका मन शांत हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानी रोजाना देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी की वीडियो में।